हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग ऑफिशियल। मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आपके अपने इस नर्सिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। सो गाइस, आज ही हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने समझा था एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी को, और हमने समझा था डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में, और इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी में हम समझने वाले इंटरनल इन्वायरमेंट और हेमियोस्टेसिस को आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इन्वायरमेंट सराउंड्स द बॉडी एंड इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑल द बॉडी सेल्स। जो बॉडी होती है उसके जो सराउंड्स में, जहाँ से बॉडी क्या गेट करती है, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, तो उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो हमारी बॉडी होती है, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हमारे हर जगह बॉडी में सेल्स होते हैं हर जगह, तो वहाँ है कि उनको सराउंडिंग से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं। तो उसी को जो सराउंडिंग होती है उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ड्राई इन्वायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम समझेंगे रोल ऑफ स्किन। स्किन का रोल हम समझते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इफेक्टिव बैरियर बिटवीन द बॉडी टिश्यूज एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो जो हमारी बॉडी में जो टिश्यू है, सेल्स जब मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, तो हमारी शरीर में टिश्यू है, तो टिश्यू और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके बीच में एक इफेक्टिव बैरियर का काम कौन करता है? हमारी स्किन। हमारी जो स्किन है ये इफेक्टिव बैरियर का काम करती है, जो हमारे टिश्यू सेल्स है, टिश्यू या सेल्स का है, और जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इसके बीच में एक तरह से ये बैरियर का काम करती है। अब हम समझते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट, जो कि इस क्लास का मेन टॉपिक है, इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हम समझते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट को। एनवायरमेंट इज द वाटर बेस्ड मीडियम इन विच बॉडी सेल्स एग्जिस्ट। तो इसमें दो चीज़ हमें याद रखनी है। एक तो वाटर बेस्ड मीडियम है, इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ये एक वाटर बेस्ड मीडियम है, और इसके अंदर क्या करते हैं? सेल्स एग्जिस्ट करते हैं। ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एनवायरमेंट इज द वाटर बेस्ड मीडियम इन विच बॉडी सेल्स एग्जिस्ट। जो हमारे बॉडी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं ना, ये एक वाटर बेस्ड मीडियम में ही करते हैं, और इसी को कहा जाता है इंटरनल इन्वायरमेंट। और इंटरनल इन्वायरमेंट का दूसरा नाम एक देखेंगे तो एक्वस इन्वायरमेंट भी इसको कहा जाता है। आप समझ गए होंगे इंटरनल इन्वायरमेंट। बाकी अगर आपको अच्छे से अभी नहीं क्लियर हुआ तो मैं आगे डायग्राम से आपको बताऊंगा। इसका आगे देखते हैं। सेल्स आर बाथ इन फ्लूइड कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। जो हमारे सेल्स होते हैं ये क्या डूबे हुए रहते हैं एक फ्लूइड में, और उस फ्लूइड को कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दोनों एक ही बातें हैं, और मैं आपको इसको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर सेल्स एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स इंटरस्टिशियल टिश्यूज। जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स होते हैं ये डूबे रहते हैं किसमें? इंटरस्टिशियल टिश्यू में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। तो वहीं से क्या करते हैं? ये अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। ये इसमें समझेंगे हम, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सराउंडिंग इंटरस्टिशियल। जो आसपास का जो इंटरस्टिशियल टिश्यू का जो फ्लूइड है उसी में से क्या करते हैं? ये सराउंडिंग्स में से न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन। आप समझते हैं हम रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि बीएससी फर्स्ट ईयर का जब आपका एग्जाम होगा तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके लिए शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आएंगे, कि किसी भी टॉपिक का नाम दे देंगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस, और डायग्राम बनाने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अब जब आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम दोगे तो उसी के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। जैसे रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो हम समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का क्या रोल है। पहले हम समझेंगे इस डायग्राम को। तो आप ये देख पा रहे हैं, इसमें ये जो यहाँ पर सर्किल में मैंने आपको दिखा रखा है, ये पूरा क्या है कि एक सेल है। इसके अंदर ये पूरा एक सेल है, और आपको अलग अलग पार्टिकल दिख रहे होंगे 3 टाइप के, ये डॉट वाले, बड़े डॉट वाले, और एक ट्रायंगल की शेप में, ये है कि पार्टिकल है। और ये जो लाइन आपको दिख रही है चारों तरफ, ये सेल है। सेल के जो चारों तरफ लाइन आपको दिख रही है, ये क्या है कि एक सेल मेम्ब्रेन है, जिसकी क्वालिटी क्या है कि ये सेमी परमिएबल है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये पोर्स हैं, तो ये क्या है? सेमी परमिएबल है। और सेमी परमिएबल क्या करते हैं? सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि एबिलिटी टू पास थ्रू इन विच पास ए पार्टिकुलर पार्टिकल। कहने का मतलब है कि
इस साइज का ही पार्टिकल इसमें पास कर पाएगा। आप देखोगे यहाँ पर जैसे 2 पोर है, जहाँ पर ट्रायंगल वाले ही पास कर रहे हैं इसके अंदर, बाकी इधर पास नहीं करेंगे या यहाँ से बाहर भी नहीं जा पाएंगे जो दूसरे टाइप के हैं। तो ये होता है सेलेक्टिव परमेबिलिटी, कि मतलब जिसको एक तरह से कहते हैं कि जो पोर्स होते हैं ना, तो पोर्स क्या करते हैं कि सम पार्टिकल्स को ही अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास थ्रू होने के लिए, या कह सकते हैं कि जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, स्मॉल और सेलेक्टिव पार्टिकल्स को वो पास करने की एबिलिटी उनके अंदर होती है, पर जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो उससे पास नहीं हो पाते। तो ये मैंने आपको दिखा रखा है, ये सेल है, और ये जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, जो सेल के अंदर होता है ना फ्लूइड, ये जो सेल के अंदर फ्लूइड है, ये बाहर भी फ्लूइड है, इसको कहा जाएगा, सेल के अंदर का फ्लूइड को कहा जाएगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और ये जो बाहर फ्लूइड है इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ये जो बाहर आप फ्लूइड देख रहे हैं इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। और मैंने आपको बताया था भी इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इंटरस्टिशियल कभी भी आपसे पूछे फ्लूइड क्या है, जैसे ये सेल है और एक सेल इसी के बराबर में होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल है उस हिसाब से। तो ये क्या है कि ये इसमें डूबे हुए रहते हैं, जो सेल है ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में डूबे हुए रहते हैं, या कहें तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में डूबे हुए रहते हैं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ये एक ही बात है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा है, ये वाला, ये सारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड भी इसी को कहा जाता है। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात करें वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड की, तो वो अंदर वाला होता है। अब समझते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है कि सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया इसकी क्या खासियत है कि ये सेमी परमिएबल है। तो इससे क्या होता है कि स्मॉल एंड सेलेक्टिव पार्टिकल्स आर एबल टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कह देते हैं कई बार, सेल जो मेम्ब्रेन को उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है वो इसके थ्रू पास होता है, तो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उससे पास हो जाते हैं, बाकी जो साइज में बड़े पार्टिकल है वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाते। तो आई होप आप इस डायग्राम से समझ पा रहे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करी है कि किस तरीके से सेल हमारी बॉडी में रहता है, और ये एक फ्लूइड में ही रहता है एक्वस मीडियम के अंदर, और किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है। तो अब आगे हम समझते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड को, होम्योस्टेसिस को। तो चलिए अब समझते हैं होम्योस्टेसिस को। होम्योस्टेसिस का हम पहले मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे उसके वर्ड से। जैसे होमो मीन्स होता है सेम, और स्टेसिस मीन्स होता है स्टैंडिंग। तो इसका जो वर्ड से मीनिंग निकलता है वो होता है लगभग कि सेम और एक स्थिरता की पोजीशन में बने रहना। तो अब हम समझते हैं इसको पहले डेफिनेशन से। होम्योस्टेसिस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमें ये कह रहा है कि जो होम्योस्टेसिस है ये एक एबिलिटी है। किस चीज़ की एबिलिटी है? ये एबिलिटी इस चीज़ की है कि जो बाहर हमारी बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके बावजूद जो हमारी जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है, जो उसके हमारी इंटरनल बॉडी के जो अंदर जो साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि हमारी बॉडी का पीएच लेवल, ग्लूकोज लेवल, टेम्परेचर। तो ये क्या मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते, तो ये क्या इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा, ये कांस्टेंट पोजीशन में बने हुए हैं। जैसे हमारी टेम्परेचर की बात करें तो 37.5 डिग्री सेल्सियस ये कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा रहना चाहिए, जो हमारी एक नॉर्मल वैल्यू है। तो उसको अटेन करने की कोशिश में हमारा जो एबिलिटी रहती है उसी एबिलिटी को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। चाहे बाहर हॉट हो, कोल्ड हो, लेकिन जो हमारा जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है वो अपनी जो एक नॉर्मल वैल्यू है उसको अटेन करने में रहता है या उसके आसपास ही रहता है लगभग। तो इसी चीज़ को कहा जाता है होम्योस्टेसिस। अब समझेंगे इसकी दूसरी डेफिनेशन। स्टेट ऑफ इंटरनल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो जो स्टेट है इंटरनल इन्वायरमेंट की हमारे बॉडी की, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहे, उसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। सो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे क्या होम्योस्टेसिस क्या है। अब समझते हैं इसको। द इंटरनल इन्वायरमेंट इज द बॉडी, इन द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड इन विच सेल्स लिव विच इज कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू आउट द बॉडी। तो जैसा कि मैंने भी पिछली वाली स्लाइड में आपको बताया था, जो इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट है जो हमारे शरीर के अंदर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड है।
हमारे शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड था उसी को कहा जाता है इंटरनल एनवायरनमेंट, और इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम ECF भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ECF। और इन विच सेल्स लीव, तो इनके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया ना, सेल इन्हीं के अंदर रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तो इन विच सेल्स लीव विच कॉन्स्टेंटली मूव्स थ्रू आउट द बॉडी, जो कि कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं कि मूव करते रहते हैं एक से दूसरी जगह, थ्रू आउट द बॉडी सेल्स मूव करते रहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, आप समझ पाए। अब चलते हैं दूसरी लाइन पे। ECF इंक्लूड्स ब्लड। ECF के अंदर क्या क्या आता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या आता है, तो ECF इंक्लूड्स ब्लड। क्या होता है कि जो ब्लड होता है, जो सर्कुलेटेड होता है वास्कुलर सिस्टम के अंदर, जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर सर्कुलेट होता है वो आता है ECF के अंदर, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। और क्या आता है, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो मैंने आपको बताया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड कौन सा होता था, जो मैंने आपको बताया था, जो दो सेल्स के बीच में फ्लूइड होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो देखेंगे, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स, तो बिटवीन द सेल्स जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब समझेंगे आगे। ECF contains nutrients, ions and all other substances necessary for the survival of the cell। तो जो ECF होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, आयंस, सब्सटेंसेस और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि सेल के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। अब हम समझेंगे वर्किंग को। होम्योस्टेसिस इज मेंटेन्ड बाय कंट्रोल सिस्टम। जो होम्योस्टेसिस की जो स्टेबल करने की जो एबिलिटी है वो कंट्रोल करी जाती है, मेंटेन करी जाती है बाय कंट्रोल सिस्टम दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है और इस पर रिस्पॉन्ड करता है, जो चेंजेस हुए हैं उस पर रिस्पॉन्ड करता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। कंट्रोल सिस्टम हैज़ 3 बेसिक कंपोनेंट्स। जो कंट्रोल सिस्टम है, जो वर्क करता है कंट्रोल सिस्टम इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर, उसके क्या है कि 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, वो हम समझते हैं। क्या है कि डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। डिटेक्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। अब हम समझेंगे इसकी वर्किंग को कि कैसे ये वर्क करता है इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे ये एक नॉर्मल है, जैसे हमारा मान लो टेम्परेचर है नॉर्मल 37.5°C, तो ये हमारा एक नॉर्मल टेम्परेचर है। और मान लो उसके अंदर कोई भी डेविएशन आता है, या वो बढ़ता है या घटता है, तो क्या है कि डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेता है। जब उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेता है तो उस इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को वो कंट्रोल सेंटर के पास भेजता है। और जब कंट्रोल सेंटर के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो जो कमांड देता है इफेक्टर को, इफेक्टर के पास कमांड जाती है। तो जब यहाँ से इफेक्टर के पास कमांड जाती है तो उस पर रिस्पॉन्स करता है और करेक्शन करके उसी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको अटेन कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन को अटेन कर लेते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स करता है करेक्शन हो जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं इसकी किस तरीके से ये वर्किंग कर रहा है। पर इसके अंदर क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो दोनों की वर्किंग अलग अलग है। मैं आपको समझाता हूँ, इसको कंफ्यूज हो जाते हैं काफ़ी लोग इसको समझने में, पर आप थोड़ा ध्यान से सुनना। नेगेटिव फीडबैक, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव फीडबैक, मतलब कि हर बार ये नेगेटिव ही मतलब इफेक्ट करेगा। जैसे इफेक्टर सेंड्स नेगेटिव फीडबैक सिग्नल, जो इसके अंदर ही इफेक्टर होता है ये नेगेटिव सिग्नल देता है। क्या करता है, नेगेटिव सिग्नल देगा। इफेक्टर सेंड्स नेगेटिव फीडबैक सिग्नल्स बैक टू द सिस्टम टू स्टेबलाइज इट्स आउन फंक्शन। तो क्या करता है कि यहाँ से नेगेटिव इफेक्ट सिग्नल देता है ये। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अब ये टेम्परेचर का एग्जांपल लेते हैं। जैसे टेम्परेचर हमारा क्या है कि यहाँ से बढ़ गया है, हमारी बॉडी का सपोज टेम्परेचर बढ़ गया है, तो डेविएशन हो गया, तो यहाँ से डिटेक्टर के पास जाएगा, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर के पास जाएगी, फिर कमांड जाएगी इफेक्टर के पास। तो इफेक्टर क्या करेगा, यहाँ पर इसको बढ़ा है ना, तो जो हमारा टेम्परेचर बढ़ा उसको इनहिबिट करने के लिए उसको इनहिबिट करेगा यहाँ से।
तो उसको लेवल में करने के लिए उसको इनहिबिट करेगा, उसको रोकेगा। तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ से चीज़ बड़ी है तो यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है। और यहाँ से अगर टेम्परेचर हमारा घट रहा है, अगर टेम्परेचर घट रहा है तो टेम्परेचर को क्या करेगा, यहाँ से स्टिमुलेट करेगा, मतलब अपोजिट वर्क कर रहा है। कोई चीज़ अगर कम हो रही है तो उसे ज़्यादा करेगा यहाँ से, और कोई अगर चीज़ ज़्यादा हो रही है तो यहाँ से उसे कम करेगा। तो आप समझ पा रहे हैं। तो ये नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक देता है सिग्नल, तो इसको इसलिए इसको कहा जाता है नेगेटिव फीडबैक। इसके एग्जांपल आप समझेंगे, पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, जैसे पीएच होता है 7.4, तो वो अटेन करने के लिए ये नेगेटिव फीडबैक ही देगा ऑलवेज। आप नाम से ही इसको कन्फ्यूजन मत रखना, सीधा नेगेटिव है तो नेगेटिव फीडबैक देगा। बीपी, ग्लूकोज लेवल और टेम्परेचर इसके एग्जाम्पल हैं। नियरली ऑल आर कंट्रोल बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ज़्यादातर जितने भी जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स, वो नेगेटिव फीडबैक से ही कंट्रोल किए जाते हैं। अब समझते हैं पॉजिटिव फीडबैक को। तो पॉजिटिव फीडबैक अफेक्टर सेंड्स पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल टू द सिस्टम इन सच एज वे टू इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो इसके अंदर क्या होता है, जो पॉजिटिव फीडबैक होता है इसके अंदर क्या आएगी, पॉजिटिव इफेक्ट भेजता है। जो इफेक्टर होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि मान लो, जैसे इसमें एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे ब्लड क्लोटिंग है, तो जैसे जब कोई इंजरी हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि साइड पर ब्लड क्लोटिंग होने लगती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज होता है और उससे क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो उस चीज़ को और थक्का वहाँ पर जम जाता है और ब्लड रुक जाता है। और एक एग्जांपल समझेंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग लेबर। जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होती है लेबर के दौरान, तो क्या होता है कि वहाँ पर सर्विक्स जो होती है यूट्राइन की, तो वहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेचिंग होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रेचिंग को बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि होता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो स्ट्रेचिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये पॉजिटिव इसी तरीके से एक्ट करता है। कोई भी जैसे स्टिमुलेशन हो रही है, कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो क्या है कि उसको और बढ़ा देगा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देना या उसको स्टिमुलेट कर देना, और तो क्या करता है, उसको बढ़ा देता है। तो इसी चीज़ को कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक। जैसे यहाँ से कोई चीज़ अगर बढ़ रही है और उसको पता चलता है कि भाई बढ़ रही है, तो यहाँ से भी उस चीज़ को वो बढ़ा देगा। इफेक्टर क्या है, उसको बढ़ाएगा, उसको इंक्रीज करेगा। आप समझेंगे, जैसे लेबर का मैंने आपको बताया कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि रिलीज होता है और वहाँ से स्ट्रेचिंग ऑफ द सर्विक्स बढ़ जाती है। लेकिन आफ्टर बेबी इज बोर्न द स्टिमुलस इज नो लॉन्गर। जब से कि बेबी जब की डिलीवरी हो जाती है तो क्या होता है कि स्टिमुलस ज़्यादा देर तक नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन की रिलीज होती है वो तभी क्या होती है कि स्टॉप हो जाती है। तो ये होता है हमारा पॉजिटिव फीडबैक। आई होप आप समझ पाए होंगे डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको अच्छे से समझना है। वीडियो को आप दोबारा भी देख लेना अगर आपको ना समझ में आए तो। और मैं बात करना चाहूँगा कुछ अपने जो मैसेजेस आए थे मेरे पास, जैसे कि सूरज राजपूत जी शैलेश वाराणसी से और कविता जी हैं उत्तराखंड से। तो पहले मैं सूरज से कहना चाहता हूँ, जो सूरज राजपूत है, कि वो कह रहे थे कुछ क्वेश्चन के लिए कह रहे थे। तो एक मैं स्लाइड लगा रहा हूँ, ज़रा भी दिखाता हूँ आपको। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन पेपर लगाया मैंने फर्स्ट ईयर का बीएससी नर्सिंग का। तो आप इसके अंदर देखेंगे क्वेश्चन, इसके अंदर 75 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर 2 सेक्शन है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इसके लिए आपको अलग अलग 2 शीट दी जाएंगी। आप देखेंगे इसके अंदर अगर क्वेश्चंस को, तो कहीं भी इस तरीके से क्वेश्चन नहीं जैसे कह रहे थे कि बार बार की क्वेश्चन कराओ क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ से कंसेप्ट में से ही सब कुछ आना है। जैसे आप देखिए, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, नेम द सेंस ऑर्गन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल। आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को देखिए, कहीं भी देख लीजिए, चाहे फिजियोलॉजी में देख लीजिए, एनाटॉमी में देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है, स्किन, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये लीवर। तो ज़्यादातर क्या है कि 2 ही टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। जो हमारे बीएससी नर्सिंग के जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर आना है, इसके अंदर 2 ही टाइप के क्वेश्चन है। या तो आपसे डायग्राम पूछा जाएगा या आपसे शॉर्ट नोट लिखवाया जाएगा किसी भी टॉपिक पर, कोई भी टॉपिक पर। तो आप
का क्या है कि कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए, तो आप उसको आसानी से लिख पाओगे। तो ये सब क्या है कि कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं क्या है कि इसके क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं ला रहा, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्लास है। बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर वालों के लिए एक थ्योरेटिकल क्लास है, जिससे कि वो अपना रिटन एग्ज़ाम अच्छे से लिख पाए। और बात रही क्वेश्चंस की, तो मैं उसके लिए एक अलग अपनी सेशन स्टार्ट करूँगा, तो आप वहाँ ज्वाइन करना उसमें। और जो शैलेश जी हैं उनका मैसेज आता है कि क्लास के लिए, तो शैलेश जी उसका भी देखेंगे जो आपने कहा। और जो कविता जी हैं उत्तराखंड से 4th ईयर की स्टूडेंट हैं, तो आप शेयर करते रहिएगा हमारी वीडियो को। और अगर आपको लगता है कि आपको बेनिफिट मिलता है तो आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए। थैंक यू।